अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन या ऑपरेशन इश्यूज़। इसमें हम ये देखेंगे बेसिकली कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशन इश्यूज़ जो हैं वो फेस करती हैं, उसके अगेंस्ट वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फॉलो कर रही होती हैं। ठीक है, मेनली जो 4 प्रोडक्शन ऑपरेशन इश्यूज़ हैं वो हमें बताए गए हैं, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ restructuring, then re-engineering. Number 2 is managing resistance to change. Third one is deciding where, how to produce goods, and 4 is managing an ESOPs. अब इसमें हम ये देखेंगे, नंबर 1 पे आ जाते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है जिसमें वो अपनी कंपनी का साइज़ जो है वो कम करना चाह रही होती है। अब वो किस तरह से कम करना चाह रही होती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम कर देगी, इन टर्म्स ऑफ डिवीजन्स ऑफ यूनिट्स कम कर देगी, या फिर जो स्ट्रक्चर हायरार्किकल लेवल है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको कम कर देगी। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन ये लोग कर रहे होते हैं इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो वो 2-3 वजह होती है कि ये अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहे होते हैं, तभी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम कर देते हैं, या कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इन्हें लग रहा होता है फ़ायदा नहीं दे रहा तो उसको कम कर देते हैं, या कोई एक ऐसी डिवीज़न होती है जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हो रही होती तो उसे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि आप कॉस्ट रिडक्शन कर देते हो, लेकिन इसका लॉस क्या होता है कि देखो, जब आप बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दोगे तो वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ इतने लॉयल नहीं होकर काम कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें यही डर होगा कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट नहीं समझती। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन अगर हो जाती है। इसी के ऑपोजिट कह लो या दूसरी स्ट्रेटजी कह लो, विच इज़ री इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप रीथिंक्स करते हो या रीडिज़ाइन करते हो अपने प्रोसेसेस। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो आपके प्रोसेसेस हैं या जो आपके डिज़ाइन चल रहे हैं बिज़नेस में, आप उनको चेंज करते हो, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट में या क्वालिटी में या सर्विस में इम्प्रूवमेंट चाह रहे होते हो। ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कॉस्ट को देखते हुए सोच रहे होते हो, जबकि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में या अपने बिज़नेस की में किसी न किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे होते हो। ठीक है, कुछ जो डिफरेंसेस हैं मेनली वो मैंने इधर लिखे हैं। जैसे रीस्ट्रक्चरिंग का होता है कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे एक और दूसरा होता है कि ये अपने फर्म की साइज़ वगैरह कम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, डिवीज़न को ख़त्म कर देते हैं, या कोई यूनिट ख़त्म कर देते हैं बिज़नेस का, या हायरार्किकल लेवल्स जो होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा ये कंसर्न्ड होता है ज़्यादा शेयर होल्डर के साथ, क्योंकि कॉस्ट कम होगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो ठीक रहेंगे, लेकिन एम्प्लॉय की वेलबींग के साथ इनका ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। इसके अलावा लास्टली ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने एक डिवीज़न बेच दी अपनी कंपनी की तो वो आप दोबारा एकदम से नहीं ले सकते। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पे इसके भी कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं, आप इसको एज ए डिफरेंस भी कर सकते हो री इंजीनियरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग का। अब यहाँ पे क्या है कि आप रीथिंकिंग कर रहे हो, रीडिज़ाइन कर रहे हो मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, और यहाँ पे आप एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी कॉस्ट, क्वालिटी एंड सर्विस की स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हों। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाता है कि ये शॉर्ट टर्म जो बिज़नेस फंक्शंस होते हैं ना उसके लिए या उनके डिसीजंस के लिए डील कर रहा होता है। लास्ट वन इज़ कि ये नहीं कंसर्न्ड होता, इसका कंसर्न नहीं होता कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ वगैरह को चेंज करे, बल्कि इसका फोकस किस पे होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, ये बेसिक इनके कुछ मेनली डिफरेंस थे। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, विच इज़ मैनेज रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट का मतलब होता है अपोजिशन या ऑपोजिट होना किसी भी चीज़ के। अच्छा, रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स वगैरह चेंज लाना चाह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज मीन्स का ये है कि अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें चेंज नहीं चाहिए। अब आप अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर देख रहे हो तो उसके लिए आप कोई ना कोई 3
स्ट्रेटजीज़ में से कोई एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज़ अ फोर्स चेंज रेजिस्टेंस, जिसमें क्या है कि आप फोर्सफुली ऑर्डर्स दोगे कि आपने चेंज ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोज करना है। अब वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, वो कोई ना कोई वर्किंग में भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। फोर्स चेंज में क्या होगा कि आप उन्हें ऑर्डर्स दोगे और वो वहाँ पे पाबंद होंगे उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। सेकंड वन इज़ एजुकेटिव चेंज। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप उन्हें इसके बारे में, जो भी चेंज आप लाना चाह रहे हो उसके बारे में एजुकेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उन्हें बताओगे कि ये मसला आ रहा है, इस वजह से आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ इंटरेस्ट चेंज स्ट्रेटजी, जिसमें आप उनको उनके पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह भी बताओगे कि अगर आप इस तरह के चेंज हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो इसमें आपको भी पर्सनल फ़ायदा है, ठीक है। ये 3 स्ट्रेटजीज़ हो गई। अब इस पे नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे शॉर्ट वर्डिंग्स में ये भी लिखा है, देखो फोर्सफुली चेंज कराओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मींस लड़ाई बढ़ेगी या कह लो मुखालफत बढ़ेगी और कमिटमेंट कम होगी। अगर आप लोग एजुकेटिव चेंज स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी और कमिटमेंट ज़्यादा होगी, अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकोगे तो, ठीक है। और लास्ट वन इज़ सेल्फ इंटरेस्ट चेंज स्ट्रेटजी। इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि जब आप उसको उनका भी फ़ायदा बताओगे ना तो वो आपके साथ ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिसाइड वेयर एंड हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स। इसमें बेसिकली ये बात की हुई है कि आपको पता हो कि आपने गुड्स किधर मैन्युफैक्चर करने हैं और कब मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है। जस्ट लाइक या कहाँ से आपने प्रोडक्शन की चीज़ें जो हैं वो लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यूज़ की हुई है जस्ट इन टाइम। ये सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मतलब एक स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या होता है कि जब चीज़ें आपको चाहिए हो तब आप चीज़ें मंगवाओ और जब आपकी चीज़ बन जाए तब आप उसे बेच दो। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है। जस्ट लाइक अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल आप उसी टाइम लोगे जब आपको चीज़ का ऑर्डर मिल गया हो, ठीक है। पहले से इन्वेंट्री आप पाइल अप करके नहीं रखोगे। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ भी बताई हुई है कि देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करें एडिंग एन कैंसर सेंटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सेल्स इंक्रीज़ करें, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग क्या बोले जा रही हूँ, प्रोडक्ट इंक्रीज़ करें, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक और चीज़ ये कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है। और क्या इसमें एक और कर रहे हैं, प्रोडक्शन सिस्टम एडजस्टमेंट, परचेज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड पीपल। अच्छे लोग भी ला रहे हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को ला रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्लान्स आप बना रहे हो जो कि बेनिफिट होंगे किनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए बस। अब यहाँ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़। यहाँ पे आप लोग देखोगे कुछ स्टेप्स जिसमें इन्होंने बताया हुआ है लिंकिंग परफॉर्मेंस टू पे स्ट्रेटेजी। इन्होंने बात ये की हुई है कि आप लिंक कर रहे होगे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को, ताकि आप ये कर सको, आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको और देख सको कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरह का वर्किंग कर रहा है, ठीक है। इसमें पहले यह बात आ जाती है। दूसरा ये कि जिसकी अच्छी होगी परफॉर्मेंस, एफिशिएंट होगा, क्वालिटी और स्पीड और काम करने में वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, आप उसको बोनस सिस्टम वगैरह से क्या कर सकते हो, या रिवॉर्ड दे के या इंसेंटिव्स दे के भी आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो टूवर्ड्स वर्क। ऐसा होता है बहुत दफ़ा। और सेकेंडली एक और चीज़ ये आ जाती है कि HRD के मेनली उनका काम ही ये होता है कि रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की सारी चीज़ों से डील करना। तो यहाँ पे इश्यूज़ ये आते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि उन्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा होता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे HRD का काम है कि उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को हाईली मोटिवेटेड रखना है, प्लस उनकी परफॉर्मेंस में अच्छा मतलब एक इम्पैक्ट डालने के लिए खुद भी कोई ना कोई एफर्ट्स करने हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है बैलेंस वर्क लाइफ एंड होम लाइफ। ये ज़्यादातर ना कनेक्टेड है विद वुमेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेंस काम करती हैं ना, उन्हें चाहिए कि वो अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस रखें प्लस होम लाइफ भी बैलेंस रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अपनी होम लाइफ की वजह से अपने वर्क लाइफ को इग्नोर कर देते हो, स्पेशली इन वुमेंस केस ऐसा बहुत दफ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें कि इन चीज़ों को किस तरह से आपने डील करना है। लास्ट में जो इसका टॉपिक है वो है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो
ग्लास सीलिंग में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वुमेंस को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि वो सीईओज़ की पोस्ट पे हैं या कोई हायर अथॉरिटी में है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से अब वर्किंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप जो है वो है पाया जाता है। और इसको ख़त्म करने के लिए वुमेंस जो हैं अब बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे वुमेंस अब सीईओज़ वगैरह की पोस्ट पे आ भी रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हमेशा मेल्स ही होते हैं। डेवलपर डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब ये है कि एक ऐसी वर्कफोर्स आप जनरेट करें जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो, हर तरह के काम जो है वो कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी पोस्ट पे या एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। ठीक है।